मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर 11। वहीं दूसरी ओर कौशिक रेसिडेंस में संध्या ने तैयार होकर खुद को शीशे में देखा और मन में बोली, ब्रिगेडियर राहुल और वीना, तुम दोनों के दुख के दिन शुरू हो गए। जितना मैं रोई हूँ उसका सूद समेत बदला लूँगी मैं, देख लेना। रवि ने संध्या के कंधे पर धीरे से हाथ रखा तो संध्या की तंद्रा टूटी। रवि ने बड़े प्यार से पूछा, कहाँ है आपका बेटा? डॉक्टर मेजर देव? मुझे उसने SMS किया था कि वो 20 मिनट में आ जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विनय ने जाकर दरवाज़ा खोला और बोला, भैया आपकी शेरवानी आपके बिस्तर पर रख दी है। डॉक्टर मेजर देव ने अपना सिर धीरे से हिला दिया। रवि और संध्या ने एक साथ कहा, देव जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तुम्हारी गाड़ी का विनय ड्राइव करेगा और हम दोनों अपनी गाड़ी से जाएंगे, ठीक है? शिवांग और हिमांग को मैंने फ़ोन कर दिया है, वे लोग जल्दी ही शादी वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। मतलब वो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छा है कि वे हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं। अब हम एक साथ शादी के फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगे। संध्या ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। मेजर हिमांग ही एक अकेला इंसान है जो डॉक्टर मेजर देव के बेहद करीब है। मेजर हिमांग बचपन से ही डॉक्टर मेजर देव के साथ वक्त बिताता था। दोनों ने सेंट मार्टिन स्कूल से पढ़ाई की थी। बाद में डॉक्टर मेजर देव USA चला गया। मेजर हिमांग ने ब्रवूरा एकेडमी में अपनी मिलिट्री की पढ़ाई पूरी की, लेकिन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती के कारण वे हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। मेजर हिमांग एक बहुत ही ज़्यादा विशाल व्यक्तित्व का इंसान है। वो एक हिममानव की तरह कठोर और मजबूत है, बहुत ही फुर्तीला और बहुत ज़्यादा स्किलफुल। उसका सिर बड़ा और उसके काले स्याही की तरह बाल हैं। उसका कद 6 फीट है। कद के मामले में डॉक्टर मेजर और मेजर हिमांग एकदम जुड़वा दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर मेजर देव का कंधा मेजर हिमांग से थोड़ा कम चौड़ा है। मेजर हिमांग की पर्सनैलिटी एक सुपरमैन जैसी रोबीली है। वो असल में एक वाकई में आकर्षक अट्रैक्टिव अल्फा मेल है। मगर ये बात अजीब थी कि डॉक्टर मेजर देव जैसे अकेले रहने वाला इंसान से उसकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे है? क्या वो डॉक्टर मेजर देव के सारे राज जानता है? क्या उनके बीच कोई अनकही सच्चाई छिपी है, या फिर ये दोस्ती किसी गहरे राज की परछाई है? इन सारी बातों का राज सिर्फ और सिर्फ मेजर हिमांग और डॉक्टर मेजर देव को ही पता था। वहीं शादी के वेन्यू पर हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। देव की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। संध्या ने देव के चेहरे की गंभीरता को भांप लिया। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? संध्या ने परेशान होकर पूछा। देव ने एक लंबी सांस ली और बोला, हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं पता। तभी हिमांग ने देव को कॉल किया। देव ने जैसे ही कॉल उठाया तब हिमांग ने बोला, तुम सही कर रहे हो मेरे दोस्त, जो भी हो अब हम हर बात को मिलकर फेस करेंगे। और उसने कॉल कट कर दिया। एकदम टेलीपैथी जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे हिमांग के दिल तक मेजर देव की बातें पहुँच रही थी। वहीं संध्या और रवि दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस दोस्ती के पीछे कोई गहरा राज छिपा था। क्या ये शादी बिना किसी अनहोनी के हो पाएगी, या फिर अतीत का कोई ऐसा रहस्य इसे बर्बाद करने वाला था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ हिमांग को और देव को छोड़कर? रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस शादी की रात कुछ ऐसा लेकर आने वाली थी जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर होटल सोयोग में डॉक्टर सौम्या ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे पास जो आधे कागज़ हैं उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? किसी तहसीलदार या रजिस्ट्रार के पास जाओ और इटा प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स चेक करो और देखो कि क्या उन कागज़ों के बिना तुम अपना क्लेम प्रूव कर सकती हो। तभी नर्स कैथरीन ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोकल अथॉरिटी से जान पहचान नहीं है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ओके? क्या तुम किसी शहर के वकील दोस्त या कलीग से बात कर सकती हो जो गांव के सिस्टम को समझता हो, या फिर एक छोटा सा रिस्क लेके अपनी माँ को लेके फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, गांव के उस माहौल से दूर, फार ऑफ, ओके? जहाँ ये गिद्ध हर रोज़ तुम्हें नोचने आते हैं। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई छोड़ना नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन पहले अपनी माँ को सेटल करो, पीस प्रायोरिटी है, ओके? क्योंकि ये लालची लोग तुम्हारा सुकून, पीस छीन रहे हैं रीटा, अंडरस्टैंड दिस यार। बहुत बकवास है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। सौम्या ने रीटा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारा दर्द बिल्कुल सच है। ज़िंदगी का ये रूप देखकर कोई भी टूट सकता है यार, लेकिन तुम्हें ना तुम में वो आग है, मैं देख सकती हूँ, जो श्री राम जी की तरह
अपने हक के लिए लड़ सकती है। चाचा, चाची, मामा ये सब रावण के रूप हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत उनके लालच से बड़ी है। एक छोटा सा कदम सोच लो, चाहे वो किसी लीगल दोस्त से बात करना हो, या फ्लैट में शिफ्ट की तैयारी हो, या बस अपने लिए और माँ के लिए थोड़ी सी रोशनी बनाए रखो। बहुत ज़रूरी है यार पॉजिटिविटी में रहना, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये सब। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत करो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बात यहाँ तक पहुँची है और तुम में वो दम है जो इन रावणों को ना शिकस्त एकदम आराम से मात दे देगी, शिकस्त दे देगी। बिलीव मी, ओके, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। रीटा ने मजबूर होकर कहा, लेकिन मेरी माँ मेरी बात नहीं मानती है, उसे अपनी ज़मीन की पस पड़ी हुई है। मेरे अंदर ना चिढ़ बढ़ती जा रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है। माँ को जीवन जीने का एक्सपीरियंस है, मगर वो निरक्षर है, अनपढ़ है। मैं शहर में काम करती हूँ, मैंने उसे हमेशा शहर में रहने के लिए कहा था कि वो भी जिए, मुझे भी जीने दे, लेकिन वो हर साल गांव पहुँच जाती है, और जिस वजह से ये सारे लालची उसे सताते हैं, तंग करते हैं। मैं क्या करूँ? मुझे मेरा हक चाहिए, साथ ही साथ मुझे पीस भी चाहिए, मेरी मॉम की हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कैथरीन ने कहा, तुम्हारी बात में साफ दिख रहा है कि तुम एक तरफ अपनी माँ के लिए टेंशन में हो और दूसरी तरफ उनकी ज़िद के रवैये से चिढ़ भी रही हो। ये बिल्कुल कॉमन है, ओके। तुम्हें उन्हें सुरक्षित रखना तुम चाहती हो, ठीक है, गुड है, सेफ रखो, लेकिन उनका गांव से, ज़मीन से जो अटैचमेंट है ना, उन्हें वापस खींच लेता है उनको, उनके विलेज के लिए हमेशा। माँ के पास जीवन का एक्सपीरियंस है ना, और लेकिन उनकी अनपढ़ होने की वजह से शायद वो लीगल और प्रैक्टिकल चीज़ों को उतना समझ नहीं पा रहे हैं जितना तुम समझती हो। तुम शहर में काम करती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, ये बड़ी बात है, और तुम्हारी सोच भी बहुत प्रैक्टिकल है रीटा, लेकिन माँ का दिल जो है ना वो गांव के साथ में अटैच्ड है। ये बात तुम्हारे लिए टेंशन बन रही है, हम समझ रहे हैं। मेजर हेमांग वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसने उन लोगों की काफ़ी बातें सुन ली थी, अब उससे नहीं रहा गया। उसने वहाँ आकर कहा, मुझे बिना किसी के सलाह मांगने पर सलाह देना अच्छा नहीं लगता, ओके, मगर रीटा को वाकई में एक अच्छे दोस्त के सहारे की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आपके लिए अपनी माँ को समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, शायद एक भावना है, उनकी यादों का हिस्सा जो आपके पापा के साथ जुड़ी हुई एक पहचान है, ओके। लेकिन ये भावना उन्हें और तुम्हें दोनों को ना उन लालची लोगों के हाथों में सताने का मौका दे रही है। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आगे वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि हेमांग किस तरह का एक और एड ऑन सोल्यूशन बताएगा जिसकी वजह से रीटा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम जान पाएंगे कि देव कौन से राज को छिपा रहा है जिसमें उसकी मदद हेमांग कर रहा है। क्या देव की शादी शांतिपूर्ण तरीके से कृति के साथ में संपन्न हो पाएगी? क्या कृति भी कॉन्फिडेंट रहेगी अपनी शादी को लेकर? वहीं सौम्या और हेमांग के बीच में जो खटास भरी हुई है, क्या वो कम हो पाएगी? इन सारी बातों को हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।